नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के समक्ष कवि गद्यकार प्रयाग शुक्ल जी हैं। मैं कैमरे की पृष्ठभूमि में, हम लोग पार्श्वनाथ प्रेस्टीज नोएडा में उनके इस आवास में, उनके इस फ्लैट में हैं। बड़ा ही कोजी माहौल है और किताबों की दुनिया, कलाकृतियों की दुनिया, छोटे बड़े तमाम ऐसे संसाधन, ऐसे सामान जिससे कला प्रत्यक्ष होती है, जिनमें कला सांस लेती है, बिखरी हुई है। और किस्सों में यह पूरा घर सांस ले रहा है। यह प्रयाग जी जो हैं स्वयं कहते हैं कि जाने कितने हजार वर्ष मुझे हो गए, इतनी कहानियां, इतने शहर, इतने लोग, इतने अनुशासन। और ऐसा नहीं कि किसी जगह को, किसी व्यक्ति को छूकर निकल गए हों। सप्ताह, महीने, बार बार, कई कई बार वे उन शख्सियतों से, उन व्यक्तित्वों से मिलते रहे हैं, उनके संग प्रवास करते रहे हैं। तो मित्रों, हम जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से प्रयाग शुक्ल जी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, उन्हें नमस्कार कहते हैं। प्रयाग जी को आप लोगों ने कई कई बार सुना। तमाम बड़ी शख्सियतों पर हमने उनके विचार जाने, संस्मरणों से हम सभी अवगत हुए और अपने जाने में हमने वृद्धि की। आज हम लोग इस अवसर पर उनके ही घर से, उनकी ही किताबों के बीच उनकी कुछ एक कविताओं को सुनेंगे। तो मैं सीधे प्रयाग जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविताएं हमारे साथ साझा करें और एक ऐसी पुस्तक, बालोपयोगी कविताएं हक्का बक्का नाम से, जो वर्ष 1994 में प्रकाशित हुई, पहला संस्करण जिसका इस वर्ष आया 1994 में, हक्का बक्का। मैं प्रयाग जी से अनुरोध करूंगा हमारे मित्रों के लिए कवर भी दिखलाएं। ये पतली सी पुस्तिका कमाल की है। इसकी लाखों प्रतियां छपती हैं आज भी नेशनल बुक ट्रस्ट से, और इसके बनने की बेहद रोचक कहानी है। तो हक्का बक्का की कविताएं सुनिए और कुछ हम लोग, हम साहित्य सुधीजन हक्का बक्का हो भी सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम इस पुस्तक के बनने की जो प्रक्रिया है उस पर प्रयाग जी से अनुरोध करते हैं अपनी बात रखें, फिर कविताएं भी सुनाएं। और लाखों की प्रतियां छपती हैं तो उससे एक बड़ी सुविधा लेखक के पास आती है, उसकी बात फिर कभी। तो सर्वप्रथम हक्का बक्का पुस्तक कैसे तैयार हुई और किस धूम धड़ाके से यह पुस्तिका आई, और कविता की पुस्तक अमूमन एनबीटी से नहीं आती है, तो इन सब पर हम प्रयाग जी से जानकारी लेते हैं। प्रयाग जी। जहाँ तक मुझे याद है अर्पण जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। और जनसुलभ पुस्तकालय को, आज तो जनसुलभ पुस्तकालय स्वयं अर्पण कुमार जी के रूप में घर आ गया है। तो क्योंकि आप लोगों से कितनी बार मैं आपके सम्मुख हुआ हूँ, आप सबके हम कितने संस्मरण हमने याद किए हैं। इसको डायरी पहले सुनाएंगे दो एक बार, पर आज उनका आग्रह बना अर्पण जी का कि मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ूं, और इस पुस्तक की चर्चा संयोग से हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसी से शुरू करो। तो बच्चों को के लिए सुनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये पहला मौका है जब मैं पहले बच्चों के लिए अपनी कविताएं सुना रहा हूँ। बाद में फिर वो पढ़ूंगा जिनके बारे में माना जाता है कि वयस्कों की कविताएं हैं, वयस्कों के लिए हैं। मेरा मानना ये भी कि बच्चों का जो साहित्य है वो भी वयस्कों के लिए है। और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि ये एक बार उदयन वाजपेयी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि बच्चों का जो साहित्य है वो अगर बड़ों के लिए नहीं है उतना ही प्रिय, तो और उन्होंने एक बात और कही थी
कि बड़ों का साहित्य भी बच्चों के लिए है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सब किशोरावस्था में भी आप पढ़ते हैं, कभी आप छोटे होते हो तो आप कोई उपन्यास पढ़ते हो, भले एक पन्ना ही पढ़ते हो तो आपके कई खिड़कियां खुलती हैं। तो एक तरह से तो भेद नहीं है, क्योंकि वो भेद ना होना ही अच्छा है, पर फिर भी माना जाता है कि उसकी जो बनावट है, रचना प्रक्रिया है, उसमें कुछ तो भेद होते ही हैं। बच्चों के लिए लिखने में मैंने बहुत आनंद उठाया। मेरे 10 संग्रह हैं, जिनमें से एक ये और राजकमल से एक धम्मक धम्मक, दोनों की लाखों प्रतियां छप चुकी हैं। और संयोग देखिए कि दोनों एक ही समय आए थे लगभग। एक राजकमल से आई थी पुस्तक धम्मक धम्मक, एक ये अरविंद कुमार जी तब नेशनल बुक ट्रस्ट में थे, और उनको ये बात सूझी कि मेरी बच्चों की कविताओं की किताब होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सचमुच तैयारी की, मुझसे 15 कविताएं मंगाई। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन हम एक गोष्ठी रखते हैं, सभा रखते हैं। तो अनंत मूर्ति जी उस समय अध्यक्ष थे नेशनल बुक ट्रस्ट के, तो अनंत मूर्ति जी थे, राजेंद्र यादव थे, ये दो नाम तो बहुत अच्छी तरह याद हैं। और भी कई लेखक कवि थे, हमारे मित्र लोग थे, शायद मंगलेश जी थे। तो ये करीब 20 लोगों के बीच में इन कविताओं की चर्चा हुई, और मैंने पढ़ी भी और लोगों को अच्छी लगी। फिर ये तय हुआ कि ऐसी किताब जो है ये अच्छी तरह से इलस्ट्रेट हो। तो मेरी मित्र तापसी घोषाल बहुत सुंदर चित्रांकन वो करती हैं। अब तो तारा के लिए भी इतने काम उन्होंने किए हैं, एकलव्य के लिए किए हैं, और बड़े प्रेम से उन्होंने इसका चित्रांकन किया। राजेंद्र यादव का एक सुझाव ये आया था कि मैं कंप्यूटर तब तक आ चुका था, या बस उसका प्रयोग बढ़ रहा था, कि कुछ उस पर भी एक कविता हो बच्चों के लिए। मैंने कोशिश की पर बनी नहीं, तो मैंने अरविंद जी से कहा कि वो जबरदस्ती कुछ लिखूं, उससे अच्छा ये है कि जो सहज है कविताएं और बच्चों को प्रिय हैं, वो कविताएं मैं इसमें रखूं। मुझे बड़ी खुशी है कि पुस्तक तैयार हुई, इतना पसंद की गई। अभी पुस्तक मेले में इसकी सारी प्रतियां शायद समाप्त हो गई होंगी। तभी अभी कुछ दिन 5-7 दिन पहले ही मुझे नया संस्करण 21वां संस्करण मिला। जब भी नया संस्करण वो करते हैं मुझे 5 प्रतियां भेजते हैं, तो मैं इनमें से कुछ पढ़ता हूँ। जी, और वो कविता बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उसे शुरू करता हूँ, जो सचिन के ऊपर है। वाह, सचिन तेंदुलकर पर है जी। चौका छक्का धूम धड़क्का, धूम धड़क्का, सचिन का चौका, सचिन का छक्का, रह गए सारे हक्का बक्का, हक्का बक्का, चौका छक्का धूम धड़क्का। वाह। और एक और कविता है टन टन, ये साइकिल पर है। और इस प्रसंग से भी बता दूं कि अभी अपने मित्र सीरज सक्सेना के साथ मिलकर साइकिल कविताएं नाम से एक पुस्तक तैयार की हम लोगों ने, वो आई कुछ दिनों पहले। तो ये कविता साइकिल पर है। टन 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 घंटी बोली, टन 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 गई साइकिल, दन दन दन, नीली पीली काली लाल, उड़ी साइकिल सन सन सन। वाह। और धमक धमक से भी सुना देता हूँ, जी, बिल्कुल। और मेरी बहुत प्रिय कविताओं में, और बहुत बच्चों को याद है। जी। मेरी 2 कविताएं बच्चों के लिए जो हैं, जी। एक ऊंट चला भाई ऊंट चला, हाँ। वो तो NCERT की कक्षा 2 की पुस्तकों में है, और बहुत पढ़ाई जाती है स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, और जहाँ जहाँ लोग NCERT की किताबें रखते हैं वहाँ। वो अभी आपको सुना रहा हूँ धमक धमक, वैसे ऊंट चला भाई ऊंट चला कविता भी बहुत दोनों सुनाए, अच्छा लगेगा। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड न आता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। वाह। ऊंट चला भाई ऊंट चला। जी मित्रों, एक क्लासिक कविताएं हैं, क्लासिक हो गई हैं सचमुच। हाँ, ये तो वहाँ मध्य प्रदेश में कई लोगों को कहना है कि आधा मध्य प्रदेश
इन कविताओं को के बारे में जानता है या उसको कंठस्थ, जी। क्योंकि वो एकलव्य वालों ने धम्मक की अलग से पुस्तिका ही बनाई थी और पोस्टर बनाए थे हमारे मित्र सुशील शुक्ल ने, जब वो एकलव्य में थे, और अब वो एक तारा में है, बहुत जी। सुंदर काम कर रहे हैं। तो ऊंट चला भाई, ऊंट जी चला। जी। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, वाह। नहीं थकेगा बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। वाह वाह, कमाल। देखने मात्र से और बचपन को अपने भीतर इतने प्यार के साथ संजोए रखने से ऐसी कविताएं संभव होती हैं। ये खासियत है ऐसी कविताओं की लोकप्रियता की, जिसमें देखने का जो अपना अलौकिक आनंद है, कभी स्वयं उसमें डूब जाता है। और जिस तरह से प्रयाग जी गाते हैं, सुनाते हैं, वह तो अद्भुत है जी। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग दूसरी तरह की जो कविताएं हैं उसकी ओर चलते हैं। प्रयाग शुक्ल जी ने जाने कितनी कितनी कविताओं का अनुवाद किया है, बांग्ला से ही कितने ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं, क्लासिक कवि हैं, जिनकी कविताओं को हम लोग प्रयाग जी के माध्यम से जानते आए हैं, समझते आए हैं, उद्धृत करते आए हैं। प्रयाग जी स्वयं कहानियां, कविताएं, संस्मरण कितनी विधाओं में लिखते आए हैं। तो आज हम लोग उनकी कविताओं को सुनते हैं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने कुछ संग्रहों से कविताएं हमें सुनाए। धन्यवाद अर्पण जी। तो आज बहुत दिनों बाद अपना ये संग्रह उठाया है, यानी कई वर्ष, जिसका आवरण पिताजी ने बनाया था। इसमें शुरू के मेरे 6 संग्रहों की कविताएं शामिल हैं। तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, शायद वही ठीक भी है, कि मैं इसको अचानक कहीं से भी खोलूंगा और जो कविता खुलेगी वो सुनाऊंगा। वाह वाह, इसका आनंद अलग होगा। 2 छोटी कविताएं खुली आमने सामने की जी। वो सुना देता हूँ। पहली कविता है रात। रात है कई कई परतों के भीतर रात, बूंदें खिड़की पर, पत्तों की थाप जाली पर, दरारों में बंद हो चुकी दुकानों के नीचे, आकाश में तारों के पास एक छूटे हुए बंद पड़े घर में रात। वाह। और एक और कविता है चंद्रमा। देखे हैं खिले हुए फूल, नहीं देखे फूल खिलते हुए, देखा है खिलता हुआ चंद्रमा, चंद्रमा ने खिलते हुए फूलों तक पहुंचाया। वाह, क्या बात। चंद्रमा ने खिलते हुए फूलों तक पहुंचाया, क्या बात। और अब आपको मैं वो कविता सुनाऊंगा जिसका पाठ मैं लगभग अपने हर कविता पाठ में करता हूँ और उसको सुनाना अच्छा लगता है। और वही एक ऐसी कविता है जो मुझे पूरी याद है, कंठस्थ है। मुझे उसके लिए कोई पुस्तक नहीं देखनी पड़ती, ये डायरी। ये कविता इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि ये तो बाद में जाना, जब कविता आप लिखते हो तो आपको थोड़ा आभास होता है कि है किस चीज़ के बारे में। लिखे जाने के बाद शायद आप कुछ देख पाते हो कि निकली कहाँ से, इसके पीछे है क्या। तो इसको इसलिए भी सुनाता हूँ कि इसके पीछे वो दिन है जब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का महत्व समझा था, रचना का, जीवन में जिन चीज़ों से स्वाद आता है,
जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, प्रक्रिया का, कि कोई प्रक्रिया का क्या अर्थ है किसी भी तरह की रचना का या कुछ भी बनने का, बनाने का, वो लगभग जीवन के हर क्षेत्र पर आप उसको लागू कर सकते हो। तो वैसे वो दिन थे, ये बाद में अब मैं सोचता हूँ कि शायद वहाँ से निकली है। ये भी बरसों पहले के अनुभव, जब मैं दिनमान में काम करता था और चीज़ों का कुछ कुछ बोध होना एक अलग तरह से शुरू हुआ था। रघुवीर जी हमारे संपादक थे और हमारी बैठकें होती थी, संपादकीय बैठकें हर सप्ताह। बहरहाल ऐसी कुछ चीज़ें याद आती हैं और फिर जब याद आती हैं तो मैंने कविता रघुवीर जी को ही समर्पित की। लिखी बहुत बाद में थी, तब मैं नवारा टाइम्स में था और नवारा टाइम्स के अपने कमरे में बैठे हुए एक दिन कविता मुझ तक आई थी। क्योंकि मेरा ये भी कह दूं और कहना चाहता हूँ आज कि कविता आती है और उसी को मैं कविता मानता हूँ। अभ्यासवश तो हम लोग सब लिखते हैं डायरी में, कविता के रूप में कुछ प्रयत्न करके भी कई बार लिखते हैं कि भाई एक चीज़ आई है, कविता की शक्ल में आई है तो उसको मैं उतार लूँ। पर वो पता चल जाता है कि इसमें थोड़ा सा प्रयत्न शामिल है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रयत्न शामिल नहीं होता, और ये चीज़ मैंने सीखी सबसे ज़्यादा अपने कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान से। पहले मैं सोचा करता था कि हम ही लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कविता हम तक आए। फिर एक दिन मैं सोचने लगा कि इतनी बड़े कवि की एक ही पुस्तक क्यों, मुकुल। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ झांसी की रानी पर आप लिख रहे हो तो कल महाराणा प्रताप पर भी आपने लिख दिया, वो कविता नहीं होती। और उन्होंने जितनी बच्चों के लिए लिखा हो, उससे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं भी बच्चों के लिए लिखने में। और दूसरा ये कि आप देखो तो उनकी कहने की सहजता नहीं, मैं उसको एक चमत्कार मानता हूँ। आप भी सोच कर देखिएगा, छायावाद के ज़माने में वो लिख रही हैं, महादेवी वर्मा की सहेली है, छायावाद की भाषा के समय लिख रही हैं। पर मेरा मानना है कि हिंदी चाहे जितना बदल जाए, सुभद्रा जी की कविताएं लगेंगी कल लिखी गई थी। वाह, बिल्कुल। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, अजी बोल तो लिया करो तुम चाहे मुझसे प्यार न हो, जैसी कविता। जालियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, माँ कदम का पेड़ अगर वह होता यमुना तीरे। कोई भी कविता आप देखो ऐसी ताजगी भाषा की इसमें लगती है। उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीखा है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा करने पर ही वो कविता लिखती थी। और ये भी लगता है कि वो कितनी सुंदर बात है, क्योंकि कविताएं भले आपकी 20 हो, 50 हो, 100 हो, पर उनमें ऐसा सुनने वाले को, पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ यही तो कविता है। तो बहरहाल ये तो प्रसंगवश बात निकली, इसलिए आपको बताई। अभी देखिए जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसके साथ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। ग्वालियर में परसों ही 3 दिन पहले ही मेरा कविता पाठ रखा था कवि मित्रों ने, पवन करण ने, महेश कटारे जी थे और कई लोग थे, रमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने मुझे बुलाया था लोहिया व्याख्यान माला की सभा को उसकी अध्यक्षता करने के लिए। इन सब लोगों ने मिलकर आयोजित की थी। उस दिन बहुत आनंद आया। उस दिन मैंने अपनी कविताएं सुनाई इस सीरीज की। ये जो कविता भी आपको सुनाऊंगे, व्यंजन पकाने की विधियाँ। अरे वाह। इसी तरह से मैंने सोने की विधियाँ, खाने की विधियाँ, झूला झूलने की विधियाँ कविताएं लिखी। तो 10-12 कविताएं, देखिए ये भी होता है, वो कविताएं मुझ तक आई हैं, लेकिन वो जब मैं लिख रहा था तो इसी फॉर्म में आती थी। फिर मैंने दिन तय किया कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल रोक देना चाहिए विधियाँ नाम से कविता लिखना। तो करीब जब वो 8-10 हो गई तो फिर उसके बाद कभी नहीं लिखी, क्योंकि वो होता है आपको एक फॉर्म मिल गया है, आप तक कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको उसी में ढाल देते हो, जी। उसी में खपा देते हो। तो ये कविता है व्यंजन पकाने की विधियाँ, रघुवीर साहब की स्मृति को समर्पित है। उसकी भूमिका बता चुका हूँ आपको। व्यंजन पकाने की विधियां कई हैं, व्यंजन भी कई हैं, स्वाद भी कई है ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे। कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। हाथों का जस वह तो होता है
चाहे तो हमसे रहस्य भी कह ले, चाहे तो हमसे रहस्य भी कह ले, हाथों का जस वह तो होता है, वाह उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है, जो व्यंजन पकाता है वह अदृश्य रहता है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। वाह सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं, हाँ वह भी कैसे जुटाई गई यह महत्वपूर्ण है। अंत तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री मन व्यंजन विधियां। वाह तो बाकी कविताएं नहीं सुनाऊंगा आपको, जो कई हैं इसी जी। सीरीज में। जी। तो मैं आपको कुछ और कविताएं सुनाता हूँ जी। और कुछ नई कविताएं आपको सुनाता हूँ। आजकल मैं बहुत दिनों से ये भी कर रहा हूँ, कभी कभी पोस्ट जरूर कर देता हूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक की अपनी दीवार पर मैं कविताएं प्रकाशित बहुत कम करा रहा हूँ। वो इसी डायरी में जी। अरे वाह, आपको मिलेंगी। और और आज- देखिए डायरी भी बुक जैसी दिख रही है, मुझे लगा प्रयाग जी ने कोई किताब उठाई है। कितना सुंदर कवर और कितना सौम्य, मगर वह डायरी है। और डायरी का कवर देखिए, पुस्तक जैसी वो दिखती है ऊपर से। कोई अनाम पुस्तक, सायास उसका कोई नाम न दिया गया हो, इस तरह की। खैर, तो कविता है ये जी, आंधी। और ये नई कविताएं हैं। हाँ नई कविताएं जी। जैसे मैंने आपको बताया, इस डायरी में से जो भी कविताएं हैं 30, 40, 50 ये कभी प्रकाशित नहीं कर रहे, भेजता जी नहीं हूँ। जी ऐसे कभी सुनाने का मन होता है सुना देता जी हूँ। कुछ इसलिए भी नहीं भेजता कि ये भी मेरी एक पुरानी आदत रही है कि कविता को बहुत दिनों तक पास में रखो जी। हाँ, और बीच बीच में वो पढ़ो, उसको आप पढ़ो मतलब जानबूझ कर नहीं। जब आप डायरी उठाओ तो कुछ दिखती है चीजें, और ऐसा कई बार हुआ है। फिर उसके साथ ये भी होता है कि हाँ इसको मैं भेज सकता हूँ। जी। और जो बात मित्रों प्रयाग जी कह रहे थे कि कविताएं आती हैं, कविताओं को आने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह भी कि कविताओं के लिखे जाने के बाद, कविताएं बन जाने के बाद भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनको और ढालने के लिए, उनको साझा संपादित करने के लिए, साझा करने से पूर्व, किसी संपादक को भेजने से पूर्व, उसको और दुरुस्त करने की कोशिश में वहां भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब कोई चीज मुकम्मल बनती है। जो चीज हमें आसान दिखती है, दरअसल उसके पीछे लेखक की अपनी मेहनत होती है। जी, स्वागत। आंधी तो ऐसा तो अब माना ही जाता है, बल्कि वो भेद ही मिट चुका है कि हम छंद में लिख रहे हैं या गद्य में लिख रहे हैं। अगर वो कविता है तो उसको कविता की तरह पाठक भी स्वीकार करने लगे, बहुत सुंदर बात है ये। हमारे विष्णु खरे जी को ही देखिए, कितनी चीजें उन्होंने लिखी और कितनी सुंदर है वो। और वैसे तो देखने में गद्य में लगती हैं, और वो कविता जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंधी रोज के रास्ते में कभी कभी आती है आंधी भी, धूल के साथ पत्ते न जाने कहां कहां से उड़कर आने लगते हैं, फिर बिछ जाते हैं सड़क पर, बदल जाता है आकाश का रंग। एक आशंका सी भी तैर आती है, यह जानते हुए भी कि गुजर जाएगी आंधी। वाहन कुछ चौकन्ने हो थम थम कर चलते हैं, उनकी खिड़कियां बंद की जाने लगती हैं। जो रास्ते में होते हैं वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ गिरी हुई चीजें दिखने लगती हैं उन्हें। कोई डाली, टहनियां, कभी कभी पूरा पेड़ ही झुका हुआ, कभी कोई तार विलग हुआ खंभे से। ये बताते हैं कि आंधी और आगे बढ़ गई है और अभी थमी नहीं है। जो रास्ते में होते हैं उन्हें मिलना ही पड़ता है आंधी से अधिक, उनकी तुलना में जो होते हैं घर में आंधी के समय। वाह,
बिल्कुल। अवलोकन कहीं न कहीं प्रयाग शुक्ल जी के कवि का एक बड़ा सशक्त पक्ष है। अवलोकन, सहज अवलोकन, और उसी सहजता के साथ उसकी अभिव्यक्ति, यह जो सहज अवलोकन है, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, तो यह इनकी कविताओं को खास बनाता है, यह अवलोकन। जी। अभी हाल में अल्मोड़ा के गांव में जाना हुआ और बहुत दिनों बाद एक ऐसी यात्रा की दिल्ली से वहां तक पहुंचने में हमारे सहयोगी मंडराल का वो घर है गांव में, और उनकी एक पुस्तक आई है मेरो पहाड़। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है, पहाड़ों पर के अपने अनुभवों पर, व्यक्तियों पर लिखी हुई। तो उनकी ये इच्छा हुई कि हम लोग चले वहाँ और वहीं उसका लोकार्पण हो। क्या सुंदर बात। मैं भी तैयार हो गया, मेरे साथ तिथि भी गई और उनकी पत्नी गई, मंडराल की पुष्पा जी थी साथ में, और हम 4 लोग एक गाड़ी में पहुँचे वहाँ। 3-4 दिन रहे, बहुत आनंद आया। पहाड़ के गांव में, उसका नाम है दरमोली, अल्मोड़ा जिले में है। वहाँ एक नदी भी है और वो गंगा उसके साथ जुड़ा हुआ है नाम। तो जैसे गिर गंगा, ऐसा कोई नाम एक मान लीजिए। तो वहाँ मेहो नाम के बड़े सुंदर फूल होते हैं। सफेद फूल है, पूरे पहाड़ में रह रहकर दिखाई पड़ते हैं। तो सहज ही ये मेहो पर जी। मेहो, जैसे मंडराल ने ठीक किया, पहले मैंने मेहो लिखा था और उन्होंने कहा नहीं, इसमें बिंदी रखिए, मे किधर, मेहो। उस पहाड़ पर वहां मिला जो, साथ सटा सा उस पहाड़ से पेड़ मेहो का, चला रहा साथ साथ ही लिए हुए उजले फूलों को, शुभ्र धवल वह सचमुच सचमुच तीर नदी का, छूटा पीछे। कहां कहां तक साथ साथ ही चला रहा, लेकिन अब तक पेड़ मेहों का चला आ रहा। वाह, क्या बात। तो ये हालिया लिखी कविताएं हम लोग सुन रहे हैं। 6 मार्च को लिखी थी। 6 मार्च को लिखी। और एक कविता आरण्यक। जी। हम महाभारत में, रामायण में, अपने तमाम संस्कृत ग्रंथों में, नाटकों में, शकुंतला जैसे नाटक में, विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक में वन उपवन की अनेक छवियां देखते हैं, अरण्य की। तो ये तो जैसा मैं कह रहा था, ये कविता जब लिख ली तब लगा कि कहाँ से आई है, कि उन सबके पढ़ने की जो स्मृतियाँ हैं, वहाँ जब उनको पढ़ते हैं तो देखते देखते हमारे मन में जो अरण्य की छवियाँ बनती हैं और प्रकृति के जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं कल्पना में, उस समय हम और कल्पनाएं करने लगते हैं। अच्छा ऐसा होगा वो। अभी महेश कटारे जी ने उपन्यास दिया, आजकल वही पढ़ रहा हूँ, भवभूति कथा। कवि नाटककार भवभूति पर है, वो की जीवनी पर बड़ी खोज के साथ, बड़ी कल्पना से उन्होंने लिखी। पहले जहाँ वो शुरू होता है उपन्यास, एक यात्रा से, साथ हुआ करते थे ना, कि आप साथ साथ चलते हो, व्यापारियों का एक दल है, कुछ और लोग हैं, एक टोली बना ली जाती थी, इसमें सुरक्षा रहती थी कि साथ चलेंगे तो दस्युओं का भय नहीं रहेगा, पशुओं का भय नहीं रहेगा। उसके वर्णन से शुरू होती, उसकी आदेश देकर, ये कविता उससे पहले की लिखी थी। लेकिन जैसे जब मैं उसको पढ़ने लगा, जिसमें फिर अरण्य की तमाम छवियां हैं, तो अपनी ये कविता फिर याद आई। ये है आरण्यक। सब कुछ था, आंधी थी, चंचल हवाएं थी,
वृष्टि थी, सृष्टि थी समूची ही, मेघ थे, नदियां थी, जल था, जलाशय थे, सागर था, फल फूल, वृक्ष घने, धूल थी, सुगंध थी, फसलें थी, ऋतुएं थी, था वसंत, शीत शीत में था, एक कंपन भी, कणकण स्पंदन भी, जुगनू थे, तारे ही तारे थे, था एक जिंदगी नामा ही पूरा ही, पशु पक्षी कोटर थे, आम अमराई थी, मोर हंस तीतर थे, बीज थे, बीजों के भीतर थे, चढ़ाई उतराई थी, थे कगार, पेड़ थे तने हुए, नौकाएं कर देती पार, आंधी थी, वृष्टि थी, धाराधार, सचमुच धुला आसमान था, निर्मल नील नीर था, सब कुछ था। वाह ये जी उन्हीं स्मृतियों से जी। तक मैंने चर्चा की। जी। और प्रकृति की विपुलता देखिए, और जब प्रकृति की उस विपुलता के साथ कवि अपने हृदय के भावों के कोश को एकमेव कर देता है, तब वह स्वयं तो समृद्ध होता ही है, पाठकों को भी समृद्ध करता चलता है, श्रोताओं को भी। एक छोटी सी कविता, आंखों का जल। जी। आंखों का जल ढुलक पड़ता है आंखों से, स्वाद आनंद का, दुख का, दोनों का, दोनों आंखों का जल ढुलक पड़ता आंखों से, देखो वह वर्षा झरझर बूंदें जब जैसी हो, कभी कभी भीतर ही भीतर भी उनका बरसना। वाह, बिल्कुल। और एक कविता जी। पिता के लिए, ये तो यही जो जहाँ बैठे हुए हैं, ये यहीं जी बैठकर लिखी। जी जी। अभी अभी पलटा है मैंने शब्दकोश, सर्दियों की सांझ, शांति है कमरे में, हल्की सी आवाज खिड़की के पल्ले पर, शब्द ही शब्द हैं सजे हुए अर्थों के साथ, फिर यह क्या है जो चला आया है निशब्द, पिता की आहट सा बाहर शब्दकोश के। वाह, बिल्कुल। एक कविता है, ये भी बहुत नई तो नहीं, हाँ साल भर पहले की होगी, शायद और ज्यादा की हो, पर अभी कहीं प्रकाशित शायद नहीं हुई। सुनाइए दो एक बार, मित्रों को भी सुनाइए। जी। और प्रयाग जी बिना चश्मे के पढ़ते हैं, यह भी कमाल की बात है। जी। मोह तो होता है, मोह तो होता है, वृक्षों वनस्पतियों चिड़ियों फूलों से मोह तो होता है, बाट उनकी हम जोहते, मित्रों परिजनों से प्रेम बंधनों से मोह तो होता है, रहते हैं टोहते गतिविधियां इनकी हम जीवन भर, मोह तो होता है। वाह। पशुओं से नदी तट, झीलों से छां भरे रस्तों से मोह तो होता है, पहाड़ों से उनकी पगडंडियों से अंत नहीं मोह का, जीवन को थामे ही रहता है मोह, कभी फूटती रुलाई, कभी खिलखिला पड़ती हंसी, होता है बिछोह भी होता है, आड़े आ रहता है मोह के, मोह की बिछोह की गति बनी रहती है, आरो औरो इनके सब चलते ही रहते हैं,
बिछोह तो होता है, मोह तो होता है। क्या बात। ये जीवन की दोनों सच्चाइयां हैं, कभी एक साथ इन दोनों ही सच्चाइयों को, वास्तविकताओं को, अनुभूतियों को यहां पर रख रहा है। मोह तो होता है, बिछोह तो होता है। बिल्कुल। एक और कविता, शुक्रिया। वाह। ये तो पढ़ी थी एक बार रजा फाउंडेशन में कविता पाठ में। जी। उन्होंने जो पुस्तिका निकालते हैं वो एक अपने कविता पाठ की, कई कविता पाठ जब हो जाते थे पुस्तक से निकालते हैं, तो उसमें है भी। जी। शुक्रिया। शाम के पेड़ की फुनगी पर बैठे हुए या अभी अभी उड़े जाते जिस पंछी को देखते हो, कितना कम जानते हो उसके बारे में, सिवाय उसके झलक से उठे रंग रूप के सहसा इन पंखों के। वाह। वह कहाँ कहाँ बैठा, उड़ा कहाँ कहाँ, कहाँ पिया पानी, दाने खाए चार, कुछ भी तो जानते नहीं। पर इस वक्त साथी है वह तुम्हारा दूर का, जब तुम गुजर रहे हो एक वाहन से उसे देखते हुए। शुक्रिया अदा करो उसका इस शहर में होने का, उसने बहुत कुछ जोड़ दिया है तुम्हारी शाम के आकाश में। वाह। और सचमुच हम लोग भी शुक्रिया कहते हैं प्रयाग जी को कि हमारी इस शाम को उन्होंने किन अर्थों से भर दिया है, किन शब्द नादों से हमें समृद्ध कर दिया है, और वह भी औचक आमंत्रण को स्वीकारते हुए हम आज उनके इस घर पे हैं। सचमुच खुशी हो रही है। जी, एक दो कविताएं और सुनते हैं। एक कविता, जी, एक कविता और सुनते हैं। सुनाते हैं। जी, इसके बाद यह और सत्र इसको समाप्त भी आपको करेंगे। बताऊं, ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी जिस स्वर में इसको पढ़ूंगा उसके लिए कुछ मैंने सोचा था। ये पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, जब मैंने कविता लिख ली और लिखने के बाद आप अपने लिए भी पढ़ते हो तो वो इसी, इसको क्या कहें, स्वर ही कहेंगे, धुन तो कोई है नहीं, तो कोई बनाई नहीं। पत्तियां ये सूख कर जो झरी, पत्तियां ये सूख कर जो धरी, अब धरा पर वृक्ष से उतरी, पत्तियां ये सूख कर जो झरी, बन गई फिर एक रेखा रूप, फिर धरा पर धरी, पत्तियां ये सूख कर जो झरी। वाह, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है कि इसके साथ, इस स्वर के साथ और इस सुमधुर आवाज के साथ आज की यह काव्य संध्या यहीं पर विराम हम लें। इस काव्य संध्या को यहीं पर विराम दें। फिर मिलेंगे। लेखकों के घर में आना सचमुच सुखद होता है, अच्छा लगता है। और जब प्रयाग जी जैसे एक बेहद प्रतिभा संपन्न और एक सुदीर्घ यात्रा करने वाले लेखक से मिलना हो, प्रयाग जी जैसे लेखक से, तो उसका जो सुख है वह तो अद्भुत है। तो फिलहाल के लिए आप सभी को नमस्कार। प्रयाग जी को धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और यह पाठ, यह काव्य गोष्ठी संभव हो सकी। शुक्रिया, बहुत नमस्कार। आभार आप सबका। जयंती